Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the oogenesis. So without any delay let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल oogenesis एक प्रोसेस है जो कि फीमेल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर की जो प्राइमरी oocyte है वो अपने आप को डेवलप करता है सेकेंडरी oocyte को फॉर्मेशन करने के लिए. सो होता क्या है ना कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं, यानी कि जब फीमेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती हैं, तो oogenesis जो होता है वो स्टार्टिंग से ही, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही स्टार्ट हो जाता है. यानी कि जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम बात करते हैं अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं फीमेल्स के केस के अंदर, तो जो जितने भी सारे oocytes होते हैं उनका फॉर्मेशन वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही हो जाता है. यानी कि बहुत सारे अमाउंट में जो oocytes हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही अपने आप को फॉर्म कर लेते हैं, फॉर्मेशन वहीं हो जाता है, लेकिन डेवलप नहीं करते. ठीक है, तो डेवलप क्यों नहीं करते उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले ओवरऑल थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो oocytes हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को अरेस्ट कर लेते हैं. जैसे हमें पता है कि जो oocyte है उसका जो प्लॉइडी लेवल होगा वो 2n के हिसाब से ही होगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स उसके अंदर होंगे. लेकिन जब वो अपने आप को जब प्यूबर्टी उसको हिट करती है फर्स्ट टाइम, यानी कि 10 से 12 साल की उम्र के बीच में जब फीमेल्स को प्यूबर्टी हिट करती है, एफएसएच का लेवल काफ़ी हद तक हाई होता है, तब उस कंडीशन के अंदर वो अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है. और डेवलप करने के साथ साथ में ही उसका जो पहला मियोसिस का डिवीजन है वो हो जाता है, जिसके अंदर उसके 23 क्रोमोसोम्स उसके पास रह जाते हैं. तो बेसिकली जो 2n से उसने स्टार्टिंग की थी, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ n की प्लॉइडी ही रह जाएगी. और उसके आगे जब फर्टिलाइजेशन की कंडीशन है, तब मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा, तब उसको हम एक्जैक्टली ओवर कह सकते हैं, अदरवाइज उसको ओवर कहना गलत है. सो कहने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो प्यूबर्टी रहती है उधर तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता. आई मीन टू से जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करती है, यानी कि जो चाइल्डहुड है उससे उधर से लेकर के जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करती है, तब तक की जो पूरी कंडीशन है उधर तक जो ओवा है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई भी मियोसिस हैपन नहीं होता है. लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, जैसे ही एफएसएच का लेवल काफ़ी हद तक हाई होता है, जो एक ओवा होता है उसको जैसे ही एफएसएच का कॉन्टैक्ट आता है, वैसे ही वो अपना जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन है उसको कंप्लीट कर लेता है. और जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी सेकेंड जो मियोसिस होता है वो कंप्लीट होता है. सो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहली बात, जो जितने भी सारे oocytes हमें देखने को मिलते हैं फीमेल्स के अंदर, वो सबसे पहले मैच्योर बाद में होते हैं, लेकिन उनका जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो चुका है. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बहुत सारे जो oocytes हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है. प्यूबर्टी जब हिट करती है तो एफएसएच के लेवल की वजह से, बेसिकली बात करें तो एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन एफएसएच ही जो है वो बेसिकली उसको रिस्पॉन्सिबल है उन oocytes का मेच्योरेशन के लिए. सो आई एम जस्ट रेफरिंग टू एफएसएच. ठीक है, तो एफएसएच क्या करता है कि जो रिसेप्टर्स हैं उस पर उससे बाइंड करता है. एफएसएच के पास जो है उसके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स तो नहीं होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि वो एक स्टेरॉइड तो नहीं है, तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सरफेस पे लाई करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो भी है सेकेंडरी रिस्पॉन्स के चलते उसके पास जो ओवा है वो डेवलप करने लग जाता है अपने आप को. एफएसएच के इन्फ्लुएंस में जो ओवा है अपने आप को, ओवा नहीं बोलना चाहिए, जो प्राइमरी oocyte है बेसिकली, वो अपने आप को डेवलप करने लग जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे. और उसके बाद उसका जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तब जब फर्टिलाइजेशन अगर होगा तब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होता है कभी भी. सो अब मूव करते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप की किस तरीके से चीज़ें होती हैं. सो जैसे हमने बात कर लिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो oocyte है उसका फॉर्मेशन वहाँ पे हो गया, अब वो वहाँ पे अरेस्टेड रहता है. अरेस्टेड किस तरीके से रहता है, जो oocyte होता है उसके आसपास, यानी कि जो प्राइमरी oocyte होता है उसके आसपास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका नाम है स्पिंडल सेल्स. वो कुछ ऐसे स्पेक्टर्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो प्राइमरी oocyte है वो अपने आप को मेच्योर नहीं कर पाता है. ठीक है, और ऐसे फैक्टर्स का नाम है MIF या फिर मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स. मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स का काम यही होता है, मतलब बेसिकली स्पिंडल सेल्स या जो उसके आसपास के सेल्स होते हैं वो अपने आप उसको MIF को रिलीज करते हैं, फिर मैचुरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो oocyte है हमारा वो डेवलप नहीं कर पाता है. राइट. सो क्या होता है ना कि जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हमने पढ़ा कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो हमारा oocyte है, प्राइमरी oocyte है, वो प्राइमरी फॉलिकल की कंडीशन में अरेस्टेड रहता है, और उसके आसपास जो होते हैं स्पिंडल सेल्स होते हैं जो कि कुछ फैक्टर्स रिलीज कर रहे होते हैं, और उन फैक्टर्स के चलते वो जो है मैच्योर नहीं हो पाता है, अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाता है. लेकिन जैसे ही हमारी प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम पे जैसे ही एफएसएच का लेवल, एलएच का लेवल काफ़ी हद तक हाई होता है, बेसिक मेजरली एफएसएच के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम पे एफएसएच का लेवल काफ़ी हद तक हाई होता है, वैसे ही जो ये स्पिंडल सेल्स हैं, ये जो मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स या जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स थे बेसिकली उसको रिलीज कर रहे थे, वो बंद कर देते हैं. उसी कंडीशन में आकर जो एफएसएच आया उसने आकर के जो डेवलपमेंट था उसको स्टार्ट कर दिया. सो यही बोलना चाहती हूँ मैम कि जो अभी तक चीज़ें अरेस्ट थी, जो कि अभी मैच्योरेशन हो नहीं पा रहा था एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से लेकर के, मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब वो ओवा नहीं oocyte जो डेवलप होना चाह रहा था वो अभी तक हो नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसको एफएसएच का कॉन्टैक्ट मिला वैसे ही वो अपने आप को डेवलप करने लगेगा.
अब क्या होगा कि जैसे ये अपने आप को डेवलप करने लगेगा, इसके आसपास क्या होगा कि अभी तो ये प्राइमरी फ्रूट फॉलिकल की कंडीशन में है, प्राइमरी oocyte की कंडीशन में, मतलब बेसिकली जो अगर उसकी प्लॉइडी लेवल के हिसाब से देखें तो प्राइमरी oocyte है, लेकिन जो उसके आसपास के सेल्स के हिसाब से तो उसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो एक फॉलिकल का टर्म बहुत ही ज़्यादा अलग है और एक जो हमारे पास oocyte का टर्म है वो अलग है। oocyte का जब हम टर्म यूज़ कर रहे हैं तब हम उसकी प्लॉइडी लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन फॉलिकल का टर्म उसकी ग्रोथ के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जैसे स्टार्टिंग में उसकी जो ग्रोथ हमने स्टार्ट करी है, ठीक है, तो तब वो जिस कंडीशन में था उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन जैसे थोड़ा सा एफएसएच उसको मिला तो अभी तक उसने अपनी जो प्लॉइडी है उसको चेंज नहीं किया, अपना मियोसिस कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अभी वो बीच की स्टेज में, यानी कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट स्टार्ट तो हो चुका है। तो उस वाली कंडीशन में जब उसके पास थोड़े से आसपास उसके सेल्स आ चुके हैं, कुछ कुछ जिसका नाम है ग्रैनुलोसा सेल्स, वो काफ़ी हद तक आ चुके हैं उसके आसपास, थोड़े बहुत आ चुके हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़े बहुत ग्रैनुलोसा सेल्स उसके आसपास आ चुके हैं, तब उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल की कंडीशन। अभी भी जो उसकी प्लॉइडी है वो 46 क्रोमोसोम्स के साथ में ही जो 2n प्लॉइडी है वही है, यानी कि 46 क्रोमोसोम उसके पास हैं, 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स उसके पास हैं। अभी भी वो प्राइमरी oocyte है, लेकिन वो सेकेंडरी फॉलिकल की कंडीशन में आएगा, बिकॉज उसके पास जो है उसका थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, प्राइमरी फॉलिकल से वो थोड़ा बेटर हो चुका है, उसके पास थोड़े से ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं उसके आसपास आ चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा डेवलपमेंट उसने कर लिया है। किसने कर लिया है? जो हमारा प्राइमरी oocyte है उसने थोड़ा सा डेवलपमेंट अपने आप में कर लिया है, और उसके आसपास जो है थोड़े से ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं वो आ चुके हैं। सो यही कहना था मुझे। और उसके बाद में फिर जब और डेवलपमेंट, यानी कि जब और थोड़े से एफएसएच का लेवल उसको मिलता है, या फिर जब अपने आप को और डेवलप करने की कोशिश करता है, तब उसके आसपास और ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आ जाती है, तब वो अपने आप को टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर लेता है। सो बहुत सारे, अब क्या होगा जब हम बात करते हैं टर्शरी फॉलिकल की, तो टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है कि उसके पास और भी ज़्यादा जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो आ जाते हैं, और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो एनसीईआरटी कहती है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, वो आ जाती है, जिसका नाम एंट्रम है। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी ये जो है, इसमें फ्लूइड किसका होता है? ये बेसिकली एस्ट्रोजन है और कुछ भी नहीं है। सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज थी। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे जो हमारा oocyte था वो प्राइमरी oocyte की कंडीशन में अरेस्टेड था, ठीक है, अरेस्टेड था, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो वो कौन सी स्टेज में अरेस्टेड था? वो प्रोफेज के अंदर अरेस्टेड था। प्रोफेज में भी जो डाइप्लोटिन की स्टेज होती है, ठीक है, जिसमें कि क्यास्मेटा बना रह जाता है, बाकी सारा जो पोर्शन होता है वो हट जाता है, तो जो वो क्यास्मेटा वाली कंडीशन है डाइप्लोटिन की, उसमें वो अरेस्टेड रहता है। उसके बाद जब उसको प्यूबर्टी पे एफएसएच का लेवल मिलता है अच्छा खासा, तब वो अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करता है। अभी वो प्राइमरी oocyte में प्राइमरी फॉलिकल की कंडीशन में है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ उसका, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, जिसके पास बहुत सारे तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो आ चुके हैं। अब उसने और डेवलपमेंट शो किया, और डेवलपमेंट करने के साथ साथ में वो टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर चुका है, लेकिन अभी भी उसकी प्लॉइडी और 46 क्रोमोसोम के साथ में 2n प्लॉइडी ही है, ठीक है। तो उसके आसपास अभी और, जब टर्शरी फॉलिकल की बात करें तो उसके पास और बहुत सारे जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो आ चुके हैं, और उसके पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो अगर बात करते हैं कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहाँ पे देखने को मिलती है, अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं, इसको जस्ट मार्क कर देना कि वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर देखने को मिलती है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही जो एंट्रम है या फिर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जिसके अंदर फ्लूइड एस्ट्रोजन भरा होता है, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्शरी फॉलिकल का ही, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने बोला क्या कि अभी भी जो ये टर्शरी फॉलिकल है बेसिकली, वो अभी भी उसके पास जो oocyte है वो 2n प्लॉइडी का ही है, उसके अंदर अभी भी पहला मियोसिस का जो डिवीजन है वो नहीं हुआ है, मियोसिस फर्स्ट अभी भी उसके अंदर नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर, अब ये भी बात बोल सकते हो कि टर्शरी फॉलिकल के पास जो प्राइमरी oocyte है वो भी होता है। अब थोड़े टाइम बाद ये क्या होगा कि टर्शरी फॉलिकल ही अपने आप में से जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन है उसको कर देगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हमारे पास ये मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये हमारा प्राइमरी oocyte है और ये प्राइमरी फॉलिकल की कंडीशन में है, फिर थोड़ा डेवलप हुआ, ये सेकेंडरी फॉलिकल की कंडीशन में आ गया। अब इसने और डेवलप किया अपने आप को, अब ये टर्शरी फॉलिकल की कंडीशन में आ गया। अब ये थोड़ा सा डेवलप करेगा तो ये कुछ क्या बोल सकते हैं, क्वार्टरली फॉलिकल नहीं बनाएगा, ये अपने आप को टर्शरी फॉलिकल की कंडीशन में रखेगा, लेकिन डेवलपमेंट हो जाएगा उसका और वो सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि टर्शरी फॉलिकल जो है वो टर्शरी फॉलिकल के पास प्राइमरी oocyte भी होता है और सेकेंडरी oocyte भी होता है, लेकिन अलग अलग टाइम पे, ऑब्वियसली बात है। यानी कि जैसे उसने स्टार्टिंग में लिया अपना जो oocyte है, वो तब प्राइमरी oocyte की कंडीशन में था टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही, और थोड़े टाइम बाद जब उसका डेवलपमेंट और हो गया तो उसने कोई क्वार्टरनरी फॉलिकल ना बना करके अपने आप को डेवलपमेंट करके अपना डेवलपमेंट स्टार्ट, मतलब बोल सकते हैं मियोसिस खत्म कर दिया, अपना फर्स्ट मियोसिस खत्म कर दिया और अपने आप को सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में ला दिया है। वापस थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल में जब वो एंटर करता है, यानी कि जब टर्शरी फॉलिकल की कंडीशन में वो एंटर करता है, तब वो प्राइमरी oocyte ही होता है, लेकिन थोड़ा और डेवलपमेंट करने के बाद में वो एक सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में आ जाता है। लेकिन अभी भी वही सेम चीज़ है कि ग्रैनुलोसा सेल्स उसके आसपास रहेंगे, उसके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, बस ये होगा कि उसके पास एक जो पोलर बॉडी है वो रिलीज कर चुका होगा। अब देखो बता देती हूँ, जब पहला मियोसिस होता है
तब एक बहुत सी छोटी सी अनइक्वल डिवीजन होता है। बेसिकली अनइक्वल डिवीजन का कहने का मतलब क्या है कि एक जो ओवा होगा वो काफ़ी हद तक बड़ा होगा। जैसे हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है ना कि जो दो स्पर्म्स बनते हैं, जब डिवीजन होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जो भी वो सब एक इक्वल साइज़ के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो इक्वल साइज़ का बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पे जो पोलर बॉडी बनने वाली है बहुत छोटी सी बनने वाली है, और जो उसी जगह जो हम बात करते हैं जो सेकेंडरी oocyte है वो काफ़ी हद तक बड़ा बनने वाला है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया जैसे सेकेंडरी oocyte की कंडीशन के अंदर ही ओव्यूलेशन हो जाता है। मतलब जैसे मान लो कि टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर पहले इसने जैसे टर्शरी फॉलिकल के अंदर एंटर किया, फटाफट से ये जो है प्राइमरी oocyte की कंडीशन में था, अपने आप को उसने थोड़ा सा और डेवलप किया, सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में आया और उसने ओव्यूलेशन कर लिया। ओव्यूलेशन जो करेगा तो वो सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में ही था, अभी उसने अपना सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं किया है। तो जब स्पर्म आएगा फर्टिलाइज करने के लिए, तभी उसके पास ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, या फिर फैक्टर्स ने बोल के कुछ ऐसी ऑर्गेनलीज होती हैं जैसे कि सेंट्रियोल वगैरह, तो वो ऐसी ऑर्गेनलीज जो है स्पर्म प्रोवाइड करता है हमारे जो सेकेंडरी oocyte है उसको, ताकि वो अपना जो सेकंड मियोसिस डिवीजन है उसको कंप्लीट कर सके। सो पहला मियोसिस डिवीजन बोल सकते हैं, बेशक जो टर्शरी फॉलिकल की कंडीशन है वो तभी हो जाता है, लेकिन जो सेकंड मियोसिस डिवीजन है वो तभी हो सकता है जब फर्टिलाइजेशन हो। अगर स्पर्म नहीं आता है इन केस तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट होना तो कंपलसरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मियोसिस सेकंड जो है वो फर्टिलाइजेशन पे ही डिपेंड करता है कि मियोसिस सेकंड होगा या नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मियोसिस सेकंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एक और चीज़ जैसे मैंने बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे जो चीज़ें अरेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसका नाम है मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स, जो कि स्पिंडल सेल्स जो उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं वो रिलीज कर रहे होते हैं, और वो अरेस्टेड रहता है प्रोफेज 1 के अंदर। प्रोफेज 1 में भी जो डायप्लोटियन स्टेज होती है उसके अंदर अरेस्टेड रहता है। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बताया कि अगर जो फर्टिलाइजेशन अगर होता है, ठीक है, तो मियोसिस सेकंड होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मियोसिस सेकंड जब वापस मतलब दोबारा जो मियोसिस होगा तो उसके अंदर भी वैसे ही अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर की एक पोलर बॉडी होगी जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होगी, और जो हमारा फाइनल स्टेज में जो ओवा बनेगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे पास जो पोलर बॉडी है उसके पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ना जाएं, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं वो हमें बेबी तक पहुंचाने हैं। पोलर बॉडी तो क्या ही है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। इस वजह से जो पोलर बॉडी है उसके पास कम न्यूट्रिएंट्स भेजे जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं फिर जो साइटोप्लाज्म है, जितना भी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनलीज हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं वो सारी की सारी मेजरली ओवा तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि ओवा जो है वो उसके पास ज़्यादा न्यूट्रिशन हो और बेबी के पास अल्टीमेटली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जा पाएँ। एंड जब मैंने ये ओवा का डायग्राम जो बनाया है कि जब फाइनली ओवा नहीं सेकेंडरी oocyte का जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने कुछ लेयर्स दिखाई हुई हैं। सो जब हम देखते हैं कि जब ओव्यूलेशन हो चुका है तो उसके पास क्या होता है कि अंदर की तरफ हमारे पास जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो होता है, और उसके आसपास जोना पेलिसिडा की लेयर होती है। अब देखो जोना पेलिसिडा की लेयर कुछ अलग नहीं है, जो मैंने बताया ना कि ग्रेनुलोसा सेल्स आते रहते हैं, तो ये जो जोना पेलिसिडा की जो लेयर है वो उन्हीं ग्रेनुलोसा सेल से ही मिलकर बनी हुई है। और जो बाकी की बाहर की मैंने बनाई हुई है एक कोरोना रेडिएटा, वो और उसकी बाहर की जो क्यूमुलस लेयर है, देखो क्यूमुलस लेयर जो है फिर क्यूमुलस ओफोरस लेयर जो है वो एनसीईआरटी के अंदर रिप्रेजेंट नहीं की हुई है, लेकिन ऐसा होता है कि बाहर की तरफ मतलब अंदर की तरफ जो जोना पेलिसिडा होगी उसके बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, और उसके बाहर की तरफ जो क्यूमुलस ओफोरस है वो। तो जो ये कोरोना रेडिएटा और ये जो अपने पास क्यूमुलस ओफोरस होती है ये उन्हीं स्पिंडल सेल से बनी है, जो कि स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं ना कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली कंडीशन में, सो जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में थे तो जो MIF या फिर मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स या जो कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स सिक्रीट करने वाले जो स्पिंडल सेल्स थे वो ये अपने आप को डेवलप करके ये जो क्यूमुलस लेयर्स हैं और क्यूमुलस लेयर और कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब उसके ऊपर यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास क्यूमुलस ओफोरस है उसके ऊपर एडेसन मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एडेसन सब्सटेंसेज हैं, जो कि बेसिकली क्या काम करते हैं। एडेसन ये हेल्प करता है कि जो फिमरी जब ओवा को कलेक्ट करने वाले हैं ताकि वो उसको ईजिली अटके बोल सकते हैं एडेशन करके उसको इजीली कलेक्ट कर सकें। सो कहने का मतलब क्या है, जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें बीच में सेंटर में हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, आसपास जोना पेलिसिडा की लेयर है जो कि ग्रेनुलोसा सेल से ही बनी हुई है, और बाहर की तरफ जो है वहाँ पे कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, उसके बाहर में क्यूमुलस ओफोरस के सेल्स हैं, जिसके ऊपर जो एडेसन है वो प्रेजेंट है। पूरा टॉपिक अप्रॉक्सीमेटली क्लियर हो चुका है, कवर हो चुका है, बट एक या दो बातें रह गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं। तो पहला है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे जो oocytes होते हैं हमारे पास होते हैं, लेकिन जब तक प्यूबर्टी हिट करती है तब तक यानी कि 10 से 12 साल की उम्र तक बहुत सारे जो oocytes होते हैं वो अपने आप को डिजनरेट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जब तक प्यूबर्टी बचती मतलब आती है तब तक सिर्फ और सिर्फ 60 से 80,000 oocytes ही बच पाते हैं, तो उन्हीं का वही डेवलपमेंट में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दूसरी चीज़ थी मेनाक एंड मेनोपॉज के बारे में। तो मेनाक क्या होता है कि जब ये पूरा oogenesis जो है, जब कि हम पढ़ते हैं ना कि पूरा
कि अब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, एफएसएच आया है, अब पूरा जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बोल सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलेगी, ठीक है। हर मंथ जो एक ओवा है वो डेवलप करेगा अपने आप को, हर मंथ एक ओव्यूलेशन होगा। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो जब स्टार्ट होती हैं, बेसिकली प्यूबर्टी से स्टार्ट होती हैं, तो उस वाली कंडीशन को, जब वो स्टार्ट हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस कंडीशन को हम मेनार्क बोलते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो रही होती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 ईयर्स की एज में होते हैं, तब उस वाली कंडीशन को हम मेनोपॉज बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।